This side Harsh Bhardwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने क्लास 6 to 8 में कोडिंग और क्लास 8 to 12 में डेटा साइंस को अपने करिकुलम में लॉन्च करा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के कोडिंग के चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स और उसको ऑपरेशंस देख रहे थे। पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे और बोले थे सभी लोगों को अटेम्प्ट लेने के लिए, बट दुर्भाग्यपूर्णवश किसी ने अटेम्प्ट नहीं लिया था। केवल एक एलियन थे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट भी लिया था और आंसर भी दिया था। हाँ, वो आंसर पूरी तरह सही नहीं था, बट मुझे बहुत खुशी है एलियन कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, मैं जो भी क्वेश्चंस देता हूं, मैं जो भी प्रॉब्लम देता हूं, उनको अटेम्प्ट करें और नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जिसका नाम है इंक्रीमेंटल ऑपरेटर और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, उसको पढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पर। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन था, पिछली क्लास का हमारा क्वेश्चन ये था। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा C++ कोडिंग होता है, ये जैसे C++ का कोड है, ठीक है, ये रॉ कोड है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में भी मैंने नहीं लिखा है, बट मेन फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो यही है। ठीक है, बस यहाँ पर सेमीकोलन छूटा हुआ हर जगह, अगर सेमीकोलन लगा दे तो ये एग्जैक्टली कोड ही है। ठीक है, C++ एग्जैक्ट कोड है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोग प्रोसीजरल फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी कोड को लिखने का दो तरीका होता है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कोड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसका जो भी प्रोसीजर है वो लाइन बाय लाइन चलेगा, मतलब पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये बोल दे कि भाई a का वैल्यू 13 है। चलो ठीक है, हमारा सिस्टम इसको सेव कर ले कि a का वैल्यू 13 है, b का वैल्यू 15 है, c का वैल्यू 8 है। चलो अब यहाँ पर क्या बोलोगे, c प्लस इज इक्वल टू b, c प्लस इज इक्वल टू b। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि c प्लस b का मतलब क्या होता है, c इज इक्वल टू c प्लस b। ठीक है, तो c के अंदर क्या स्टोर है, -8, b के अंदर क्या स्टोर है, 15 स्टोर है। तो c इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं कि इधर वाले का जो भी हमारा आंसर आएगा वो इधर वाले में स्टोर हो जाएगा, मतलब राइट में जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसका आंसर हमेशा क्या होता है, लेफ्ट वाले वेरिएबल में सेव हो जाता है। तो c का वैल्यू -8 है और b का वैल्यू 15 है, तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 15 - 8 आएगा। ठीक है, तो 15 - 8 आएगा, तो 15 - 8 कितना होता है, 7 होता है। तो c का वैल्यू क्या होगा, 7। तो मतलब कि इस स्टेप में आके हमारा कंप्यूटर क्या किया कि a का वैल्यू 13 सेव किया हुआ है, b का वैल्यू 15 सेव किया हुआ है और c का वैल्यू क्या आज से स्टोर कर लिया, 7। मतलब कि इसके बाद जहां भी c आएगा वहां पर ही c का वैल्यू 7 यूज किया जाएगा। चलो ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलो ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, a प्लस इज इक्वल टू c। अब इसको यहां पर लिखते हैं a प्लस इज इक्वल टू c। तो जैसा कि मैंने बताया है कि a प्लस इज इक्वल टू c का मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू a प्लस सी। अब चूंकि इस स्टेप के बाद c जब भी यूज होगा तो c का वैल्यू क्या यूज किया जाएगा, 7 यूज किया जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे तो c का वैल्यू क्या लेंगे, 7 लेंगे और a का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, a का वैल्यू 13 है, तो 13 और 7 क्या होता है, 20 होता है। तो अब आज के बाद से a का वैल्यू क्या हो गया, 20 हो गया। मतलब कि इस स्टेप के बाद से c का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 15 है और a का वैल्यू 20 है। मतलब कि हर एक स्टेप में जो वैल्यू है वो अपडेट होता रहता है। इस स्टेप के बाद से जब भी बोला जाए कि भाई a का वैल्यू क्या है, तो बोला जाएगा 20 है, b का वैल्यू क्या है 15 और c का वैल्यू क्या है 7 है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और थर्ड ऑपरेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस इज इक्वल टू b। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पहले इरेज कर लेते। चलो ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या बोला गया है, a प्लस इज इक्वल टू b, a प्लस इज इक्वल टू b। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू a प्लस b, a इज इक्वल टू a प्लस b। अब देखो a प्लस b क्या है, अब इस स्टेप के बाद जहां भी a यूज होगा a का वैल्यू क्या ले जाएगा, 20 लिया जाएगा और b का वैल्यू क्या ले जाएगा, 15 लिया जाएगा। ठीक है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर a प्लस b का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 15 प्लस 20 आएगा। 15 प्लस 20 क्या होता है, 35 होता है। ठीक है, 35 होता है। ठीक है, तो अभी जो 35 है वो कहां स्टोर हो जाएगा, इस a में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद c का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू तो 15 ही रहेगा, b में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
तो जब हम लोग a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 35 5 40 50 57 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली हमारा आंसर 57 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 35 प्रिंट होगा, b का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा, और c का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा। चलो ठीक है, अब जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो ये तो पिछले क्लास का क्वेश्चन था। अब आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है इंक्रीमेंटर ऑपरेटर और डिक्रीमेंटर ऑपरेटर। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनरी ऑपरेटर है, और मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को इसे काफी डिटेल में पढ़ाऊं। ये इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर ऑपरेटर, जिसमें कि बहुत सारे टर्म है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, ये सारे हमने C++ वाले प्लेलिस्ट में कवर अप करा है। वहां के वीडियोस को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़ जाए, बहुत हद तक क्लियर हो पाए, और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप इजिली उसे टैकल कर पाए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंक्रीमेंटर एंड डिक्रीमेंटर ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर ऑपरेटर्स हैं, उनके नोटेशंस या सिंबल्स क्या होते हैं। तो अगर बात करें हम इंक्रीमेंटर ऑपरेटर की, तो उसको हम लोग डबल प्लस साइन से डिनोट करते हैं, और अगर हम लोग बात करें डिक्रीमेंटर ऑपरेटर की, तो उसको हम लोग डबल माइनस साइन से डिनोट करते हैं। मतलब कि अगर हमें कहीं इंक्रीमेंटर ऑपरेटर को ऑपरेट करना होगा तो हम लोग वहां पर डबल प्लस साइन यूज करेंगे, और अगर हमें कहीं पे डिक्रीमेंटर ऑपरेटर यूज करना होगा तो हम लोग वहां पे डबल माइनस साइन यूज करेंगे। इसके बाद एक बात और डिस्कस कर लेनी है कि जो ऑपरेटर है उनका नेचर क्या है, दैट इज वो बाइनरी नेचर के हैं या यूनरी नेचर के हैं। तो इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर ऑपरेटर जो होते हैं वो यूनरी नेचर के होते हैं, मतलब कि उन ऑपरेटर को ऑपरेट होने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड की जरूरत है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेंड क्या होता है। मैंने पहले भी बता रखा है, बट उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑपरेंड वो पीस ऑफ डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जिस पर कि कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराया जाता है हमारे ऑपरेटर की मदद से। तो आई थिंक कि अभी तक ऑपरेंड और ऑपरेटर और ऑपरेशन में अंतर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है एक यूनरी ऑपरेटर है। यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हमारे इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर ऑपरेटर के, जैसे कि यहाँ पर a के बाद प्लस प्लस लगाया गया है, प्लस प्लस के बाद x लगाया गया है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि हमें इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर को जनरली हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा जो इंक्रीमेंटर ऑपरेटर है उसको दो तरीके से यूज करते हैं। या तो उसको हम लोग किसी वेरिएबल के बाद यूज करते हैं, या तो किसी भी वेरिएबल से पहले यूज करते हैं। बेसिकली ये जो है हम लोग पढ़ रहे सिंटेक्स ऑफ इंक्रीमेंटर एंड डिक्रीमेंटर ऑपरेटर। तो अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस साइन लगाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंटर, और अगर किसी भी वेरिएबल से लोग पहले प्लस प्लस साइन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंटर। दैट इज, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंटर, और इसको हम लोग बोलेंगे प्री इंक्रीमेंटर। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगर डिक्रीमेंटर ऑपरेटर की बात करें, तो अगर डिक्रीमेंटर ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के बाद में लगाएगा तो उसको कहेंगे पोस्ट डिक्रीमेंटर, और अगर वही डिक्रीमेंटल ऑपरेटर किसी वेरिएबल के पहले लगा होगा तो उसको कहेंगे प्री डिक्रीमेंटर। ठीक है, इसको कहेंगे क्या, प्री डिक्रीमेंटर, और इसको क्या कहेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंटर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंटर। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई कि भाई प्री इंक्रीमेंटर क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंटर क्या होता है, प्री डिक्रीमेंटर क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंटर क्या होता है। एक बात नोट करने वाली ये भी है कि यहाँ पर सिंटेक्स में साफ लिखा हुआ है कि जो इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर ऑपरेटर है वो किसी वेरिएबल्स पर ही ऑपरेट होंगे तो होंगे। मतलब कि ये जो ऑपरेटर्स है वो किसी कांस्टेंट पर ऑपरेट नहीं हो सकता। मतलब कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 6 प्लस प्लस या 9 माइनस माइनस, तो ये पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पर ये ऑपरेटर इस तरीके से लिखना गलत है, इसके सिंटेक्स के खिलाफ है, क्योंकि जो हमारे इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर ऑपरेटर होता है वो केवल वेरिएबल्स पर ही वर्क करता है। अब एक बार मोटा मोटी समझ लेते हैं कि अगर ये ऑपरेटर यूज किया जाएगा तो वहां पर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो अगर मान लेते किसी भी वेरिएबल के साथ अगर हमारा इंक्रीमेंटर ऑपरेटर यूज होता है तो वो हमारे वेरिएबल के वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है। मतलब वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगा उसमें +1 कर देता है। और अगर हमारे वेरिएबल के साथ डिक्रीमेंटर ऑपरेटर यूज होता है तो वो हमारे वेरिएबल में स्टोर वैल्यू में से 1 को डिक्रीज कर देता है, मतलब कि उसके वैल्यू को 1 से घटा देता है। हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम होता है, अपने अगले स्लाइड में इस चीज को सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो अगर इंक्रीमेंटर ऑपरेटर है, अगर कहीं पर a++ लिखा हुआ है तो a++ का मतलब पढ़ा जाना चाहिए a = a+1। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि भाई a बराबर 5 है, तो अगर उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं कि सी आउट प्रिंट करिए a++ का वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं कि a++ के वैल्यू को प्रिंट किया जाए तो a++
a प्लस प्लस बराबर होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1 के। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता है कि राइट साइड में जो भी होता है उसके वैल्यू को हम लोग लेफ्ट साइड में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या था 5 था, a का वैल्यू था 5, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और इस 6 को हम लोग a में स्टोर कर देंगे। अब इस 6 वैल्यू को a में स्टोर करेंगे तो a प्लस प्लस का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। मतलब कि क्या, जो हमारा पहले a का वैल्यू 5 था, जब हम लोग a प्लस प्लस को प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज इट कि मान लेते हैं कि a का वैल्यू 9 दिया हुआ है और b इज इक्वल टू a माइनस माइनस दिया हुआ है। सपोज दैट b इज इक्वल टू a माइनस माइनस दिया और a का वैल्यू 9 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सी आउट b। हमें क्या बोला गया है कि b का वैल्यू भाई प्रिंट कराइए। तो बेसिकली सी आउट b लिखा हुआ है, तो b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू a माइनस माइनस। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी के पीछे डिक्रीमेंटल लगा, अगर b माइनस माइनस है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है b इज इक्वल टू b माइनस 1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर एक a के बाद माइनस माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू a माइनस 1। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा a का वैल्यू क्या था 9 था, तो 9 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 8 आएगा, तो a माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा 8 होगा, a माइनस 1 का वैल्यू 8 होगा। अभी जो 8 है वो स्टोर है a में, और a का जो वैल्यू है वही है बराबर a माइनस माइनस के, और a माइनस माइनस का वैल्यू किसके बराबर है b के बराबर है। इट मींस कि जो हमारा b है उसका वैल्यू 8 होगा, और जब हम लोग सी आउट b करेंगे तो वहां पर 8 प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि जो भी राइट साइड में होता है, जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर लगता है ना, जो भी चीज राइट साइड में होती है वो लेफ्ट साइड में स्टोर कर दी जाती है। मतलब जो भी चीज राइट साइड में रहेगा ना उसको हम लोग लेफ्ट साइड में असाइन कर दिया करेंगे जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन समझ लिए कि भाई अगर कहीं भी a प्लस प्लस लिखा हुआ है तो a प्लस प्लस का मतलब a प्लस प्लस नहीं है, a प्लस प्लस का मतलब होगा a इज इक्वल टू a प्लस 1। और अगर कहीं a माइनस माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब a माइनस माइनस नहीं होगा, इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू a माइनस 1। मतलब कि a की जो भी वैल्यू होगी उसमें से एक घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही अब हमारे वेरिएबल में स्टोर कर ली जाएगी। अगर हमारा किसी स्टेटमेंट में इंक्रीमेंटल ऑपरेटर या डिक्रीमेंटल ऑपरेटर यूज किया जाता है तो हम लोग इस तरीके से वहां पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, दो इंक्रीमेंटल ऑपरेटर होता है और दो डिक्रीमेंटल ऑपरेटर होता है, और प्री इंक्रीमेंटल होता है और पोस्ट इंक्रीमेंटल होता है। उसमें काफी स्लाइटली चेंज होता है। प्री इंक्रीमेंटल भी वैल्यू को 1 से बढ़ाता है और पोस्ट इंक्रीमेंटल भी हमारे वेरिएबल के वैल्यू को 1 से बढ़ाता है। जैसे कि हम लोग अपने अगले स्लाइड में देख सकते हैं कि ये प्रीफिक्स है और ये पोस्टफिक्स है। मतलब ये प्री इंक्रीमेंटल है, ये पोस्ट इंक्रीमेंटल है। तो दोनों का तो काम सेम ही है कि ये वेरिएबल के वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा। और अगर किसी स्टेटमेंट में प्री इंक्रीमेंटल लिखा हुआ हो या केवल पोस्ट इंक्रीमेंटल लिखा हुआ हो तो दोनों का ऑपरेशन बिल्कुल सेम तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। बट दिक्कत तब आती है जब हमारा प्री इंक्रीमेंटल, पोस्ट इंक्रीमेंटल या प्री डिक्रीमेंटल और पोस्ट डिक्रीमेंटल एक ही एक्सप्रेशन में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग इसको समझते हैं अपने अगले एग्जांपल से। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, एक है वेरिएबल a, एक है वेरिएबल b। जो हमारा a है उसमें 3 को स्टोर किया गया है, हमारे a में 3 को स्टोर किया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है b इज इक्वल टू प्लस प्लस a। यहाँ पे बोला गया है कि क्या प्रिंट करिए, पहले a का वैल्यू आप प्रिंट करिए, पहले आप a का वैल्यू प्रिंट करिए और फिर आप b का वैल्यू प्रिंट करिए। चलिए भाई, हमको क्या पता है कि a का वैल्यू दिया हुआ है 3, a का वैल्यू दिया गया है 3 और b इज इक्वल टू दिया गया है प्लस प्लस a। ओके, तो जब भी हमारे b इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्री इंक्रीमेंटल। ठीक है, जब वर्किंग पढ़ेंगे तो जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है b इज इक्वल टू प्लस प्लस a, मतलब प्री इंक्रीमेंटल है, तो इसका वर्किंग क्या होगी, पहले हम लोग a को 1 से बढ़ा देंगे और फिर जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग b में स्टोर कर देंगे। मतलब कि अगर कहीं पर भी प्री इंक्रीमेंटल होता है, b इज इक्वल टू प्लस प्लस a है, तो यहाँ पर प्री इंक्रीमेंटल है, जब भी यहाँ पर प्री इंक्रीमेंटल होगा तो पहले क्या करेंगे, a के वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे और फिर b में a स्टोर कर देंगे, जैसा कि हम लोग पहले कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग आते हैं अपने पोस्ट इंक्रीमेंटल में, अगर कहीं पर पोस्ट इंक्रीमेंटल दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस प्लस है, तो जब भी b इज इक्वल टू a प्लस प्लस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले b में हम लोग a के वैल्यू को स्टोर कर देंगे और उसके अगले स्टेप में a के वैल्यू को 1 से बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर a का वैल्यू 3 था, यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो 3 था और b इज इक्वल टू a प्लस प्लस पूछा गया,
तो b में क्या होगा, a का वैल्यू स्टोर होगा, तो a का वैल्यू 3 था तो b के अंदर भी क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि a प्लस प्लस लगा हुआ है तो a का वैल्यू जो है 1 से बढ़ जाएगा, तो a का वैल्यू 1 बढ़कर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो मतलब कि क्या, b में 3 प्रिंट होगा और a में 4 प्रिंट होगा। तो हम लोग देख लिए कि प्री इंक्रीमेंटर और पोस्ट इंक्रीमेंटर में क्या अंतर है। जो प्री इंक्रीमेंटर जहां भी लगता है तो वहां पर पहले वेरिएबल का वैल्यू 1 से बढ़ता है और उसके बाद फिर उसके वैल्यू को हम लोग असाइन करते हैं। लेकिन अगर जहां पोस्ट इंक्रीमेंटर होगा पहले वैल्यू असाइन हो जाएगा और उसके अगले स्टेप में वेरिएबल का वैल्यू 1 से बढ़ेगा। इसको हम लोग बहुत अच्छे एग्जांपल से देखेंगे। जैसे कि हम लोग पीछे देख सकते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। यहाँ पर बोला गया है कि i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 2 है और k का वैल्यू 3 है। और ये हमारा एक्सप्रेशन है m इज इक्वल टू i माइनस माइनस j माइनस माइनस k माइनस माइनस। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। तो हमें क्या प्रिंट करना है, पहले i का वैल्यू प्रिंट करना है, j का वैल्यू प्रिंट करना है, k का वैल्यू प्रिंट करना है और m का वैल्यू प्रिंट करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीखते हैं कि कैसे करना है। हमें i का वैल्यू 1 दिया गया है ना, तो यहाँ पर इंट m i माइनस माइनस है, तो i माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ कि इस स्टेप में तो i का वैल्यू 1 ही रहेगा। इसके अगले स्टेप में अगर i कहीं भी यूज आता है, इसके बाद अगर i का कहीं भी यूज आता है तो i का वैल्यू क्या लिएगा, 0 लिया जाएगा। जब यहाँ पर बोल रहा है कि सी आउट करिए i का वैल्यू, तो इस स्टेप तक तो i का वैल्यू 1 था, लेकिन इससे अगले स्टेप पे आती है i का वैल्यू क्या हो गया, i में क्या स्टोर हो गया, 0 स्टोर हो गया। क्यों, क्योंकि i का वैल्यू, i के बाद माइनस माइनस लगा हुआ है तो i का वैल्यू जो है 1 से डिक्रीज कर जाएगा। तो i का वैल्यू 1 था, उसमें से 1 डिक्रीज हुआ तो i का वैल्यू क्या होगा, 0। मतलब कि i के जगह पर क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। अब j के बारे में देखते हैं। j का वैल्यू था 2 और यहाँ पर भी पोस्ट डिक्रीमेंटर लगा हुआ है। पोस्ट डिक्रीमेंटर का मतलब होता है कि उसमें से जो 1 है वो अगले स्टेप में घटेगा, उस स्टेप के लिए j का वैल्यू वही रहेगा। तो j का वैल्यू जो है यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर j का वैल्यू 2 ही रह जाएगा और अगले स्टेप पे j का वैल्यू 2 से घट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 0 आया है, यहाँ पर 1 आया है। चलो ठीक है, k का वैल्यू 3 है और k में भी यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंटर लगा हुआ है। जब k में भी पोस्ट डिक्रीमेंटर लगा हुआ है तो इस स्टेप पे तो वैल्यू 3 ही रहेगी, अगले स्टेप पे वैल्यू डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो i का वैल्यू 0 हो जाएगा, j का वैल्यू 1 प्रिंट होगा, k का वैल्यू 2 प्रिंट होगा और m का वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो बेसिकली m बराबर क्या था, i माइनस माइनस का वैल्यू इस स्टेप पे तो 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस j माइनस माइनस का वैल्यू 2 रहेगा, तो -2 -3। तो इसका जो आंसर है वो कुछ -4 आएगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, -4 प्रिंट हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कितना इजी इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में और अच्छे से समझते हैं इसको। अगर हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, तो आप बताओ कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को बताओ कि क्या आएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, प्री डिक्रीमेंटर है, तो जब प्री डिक्रीमेंटर होगा तो माइनस माइनस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 था तो 2 से घटके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्री इंक्रीमेंटर है, तो प्री इंक्रीमेंटर है तो a का वैल्यू 1 था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वैल्यू 1 से बढ़ेगा और फिर यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस b है, तो यहाँ पर जब b का वैल्यू था तो वो घट के 1 हो चुका था, तो अब 1 जब था तो अभी बढ़कर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब माइनस माइनस a की बारी आएगी, मतलब कि प्री डिक्रीमेंटर की जब बारी है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 था और वहां पर प्री डिक्रीमेंटर लगा हुआ, तो a का वैल्यू पहले 1 से डिक्रीज होगा। जब a का वैल्यू 1 से डिक्रीज होगा तो a का वैल्यू पहले यहाँ पर 2 था, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। हमें याद रखना कि इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर होता है, मतलब कि हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, आंसर क्या है, 0। तो मतलब कि इसका हमारा आंसर है 0। आप लोग देख रहे हो कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर सॉल्व करोगे ना तो बहुत इजीली ये सारे कॉन्सेप्ट्स और इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आएंगे तो i का वैल्यू क्या देगा, 19, j का वैल्यू क्या देगा, 29 और k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, जल्दी बताओ i माइनस माइनस का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा,
भाई यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंटर लगा हुआ है, जो पोस्ट डिक्रीमेंटर लगा हुआ है तो अगर i का वैल्यू 19 है तो यहाँ तक तो 19 ही रहेगा। अब अगले स्टेप में घट के क्या हो गया होगा, 8 हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे i प्लस प्लस है तो इस स्टेप में 19 था, लेकिन अगले स्टेप में i का वैल्यू क्या घट के 18 हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर i प्लस प्लस देखेंगे तो इस स्टेप तक तो वैल्यू i का 18 ही रहेगा, अगले स्टेप पे बढ़कर i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। याद रखते कि इस स्टेप तक 18 था, अगले स्टेप पे इसको बढ़ाकर हमको 19 करना है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस जे है, माइनस माइनस जे मतलब यहाँ पे प्री डिक्रीमेंटर लगा हुआ है, तो जे का वैल्यू 29 था तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है, प्री इंक्रीमेंटर है तो यहाँ पर वैल्यू घट के 28 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू पहले इंक्रीज होगा तो 29 हो जाएगा, तो इस स्टेप तक जे का वैल्यू क्या है, 29 है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लगा हुआ है प्री डिक्रीमेंटर, प्री डिक्रीमेंटर मतलब आई का वैल्यू जो भी था उससे पहले एक घटेगा, तो देखो तो आई का लास्ट वैल्यू यहाँ पर वैल्यू 18 था, लेकिन अगले स्टेप में बढ़ के 19 होना था, और आई का वैल्यू अगले स्टेप के लिए क्या होना था, 19 होना था, और यहाँ पर 19 में से जब एक घटेगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंटर है भाई, तो जे का वैल्यू पुराना कितना था, जे का वैल्यू पुराना 29 था, तो यहाँ पर भी 29 ही रहेगा, लेकिन 29 ही रहेगा, लेकिन अगले स्टेप में हो जाएगा 28, ठीक है, हमें याद रखना है। अब यहाँ प्लस प्लस आई है तो यहाँ पर 18 था, तो यहाँ पर बढ़कर क्या हो जाएगा 19, क्यों, क्योंकि वो प्री इंक्रीमेंटर लगा हुआ है, ठीक है। अब माइनस की अगर बात करें, माइनस जे प्लस प्लस की बात करें तो यहाँ पर तो 28 थी वैल्यू, तो यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंटर लगा तो वैल्यू 28 आ जाएगी, मतलब कि हमको क्या करना, 19 माइनस 18 प्लस 28 माइनस 29 प्लस 18 माइनस 29 प्लस 19 माइनस 28। आई थिंक मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है, चलो हम लोग कैलकुलेशन करना सीखते हैं। तो देखो तो 19 माइनस 18 क्या आएगा, 1, 28 से 29 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1, ओके। 18 में से 18 है यहाँ पर, 18 में से 29 घटानी है, -11, और यहाँ पे 19 में से 28 घटानी है तो -9, ओके। मतलब कि ये 1 - 1 तो कट गया, -11 -9 -20 होगा आंसर, ओके। आई थिंक स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों को इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर के सारे कंसेप्ट, सारे फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, और ऐसे कोई भी अगर सवाल आते हैं तो अगर आप लोग फुल फोकस्ड होकर बनाते हो, बिल्कुल सिली मिस्टेक नहीं करते हो, तो 100% आप इन क्वेश्चंस को करेक्ट करने जा रहे हो। ये इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर का आने वाले समय में लूप्स में बहुत ही ज्यादा यूजेस है, तो इनके कंसेप्ट्स को हमें दिमाग में रखना है और लूप्स में इन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड में और देखते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। ये ऑपरेटर एक बहुत ही इजी ऑपरेटर है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। हम लोग चलते हैं अपने सिंटेक्स पढ़ते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। तो बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर का इस तरीके का सिंटेक्स होता है, ठीक है। वो सीधी बात बोलती है कि एक्सप्रेशन 1 को हम लोग चेक करेंगे, अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो होगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो होगा। एक बार फिर से समझो क्या है इसका सिंटेक्स कि E1, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या रखते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब एक्सप्रेशन 1 सही है गलत है, अगर ये सही हुआ तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है वो फॉलो किया जाएगा, नहीं तो उसके अलावा जो एक्सप्रेशन है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इफ expression 1 which is a condition evaluates to be true, then expression 2 is carried out, otherwise expression 3 is carried out, okay। इसको हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर a b से बड़ा हुआ, अगर a b से बड़ा हुआ तो a को प्रिंट कर दो, नहीं तो b को प्रिंट कर दो। बेसिकली यहाँ पर एक प्रोग्राम है जहां पर हमें बताना है कि दिए गए 2 नंबर में से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे और एक लाइन में अपने आंसर को लिख देंगे कि अगर a b से बड़ा हुआ तो हम लोग को a को प्रिंट करना है, अगर a b से बड़ा हुआ क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है, तो अगर a b से बड़ा हुआ है तो a को प्रिंट कर देना एज अ ग्रेटेस्ट नंबर, नहीं तो अगर फॉल्स हुआ तब तो b को हम लोग प्रिंट करेंगे एज अ ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये वॉइड नहीं होगा, यहाँ पे इंट होगी, ठीक है। अगर इंट a और b है और हम लोग क्या बोले, इंटर एनी 2 नंबर, हम लोग यूजर से ही कोई 2 नंबर को इनपुट ले लेना है। अब जो 2 नंबर यूजर इनपुट दिया है
उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट कराना है। तो अगर हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे और अगर ए बड़ा होगा तो ए प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो बी प्रिंट हो जाएगा। ये बहुत इजी सा सिंटैक्स है, हमें याद रहना चाहिए। आज के सेशन में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको